नमस्कार साथियों, परीक्षण परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए साथियों, हम लोग क्या कर रहे हैं, साइंस को देख रहे हैं। एक एक करके सारे टॉपिक को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। जितने भी प्रश्न लगभग आपके विज्ञान साइंस से हमारे बनते हुए आए हैं, तो हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, मुख्य मुख्य पॉइंट को देख रहे हैं। पॉइंट के साथ साथ थ्योरी के साथ साथ उससे जो प्रश्न आए हुए या प्रश्न जो बनते हैं, नए नए जो प्रश्न बनते हैं, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। परीक्षा में जो प्रश्न आए हुए हम उसको भी लेके चल रहे हैं। साथियों, आज हम लोग समझेंगे बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। आप कोई भी अगर एग्जाम देने जाते हैं तो हम लोग हमेशा पूछता है क्या सरफेस टेंशन क्या होता है या पृष्ठ तनाव। इससे संबंधित जितने भी चीज इसमें शामिल होते हैं उसको भी देखेंगे। श्यानता कैस्कत, तो जितने भी चीजें इसके अंतर्गत बताई गई हैं हम लोग एक एक करके उसका अध्ययन करेंगे और समझेंगे क्या चीजें होती हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे पृष्ठ तनाव क्या होता है। पृष्ठ तनाव के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इसके बारे में एक एक करके देखते हैं, समझेंगे पृष्ठ तनाव होता क्या है। पहले जिसे बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, पृष्ठ तनाव क्या होता है, हम इसको देखेंगे। तो दिया हमारा, द्रवों को बर्तन में रखने पर वे बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं। जो द्रव हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, बर्तन में रखने पर किसका आकार ग्रहण कर लेते हैं, तो द्रव का आकार ग्रहण कर लेते हैं, जिसकी सतह पर कुछ अतिरिक्त ऊर्जा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। जो आकार वो द्रव हमारा होता है, जिस बर्तन में अगर वो रखे जाते हैं, अगर उसी का आकार वो क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, जिसकी सतह पर, इसकी सतह पर जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो पृष्ठीय ऊर्जा के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पृष्ठीय ऊर्जा के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। देखते हैं आगे क्या दिया है। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव, द्रव के पृष्ठ तनाव पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई, जिसे 1 मीटर पर पृष्ठ के तल के रेखा जो होती है उसके लंबवत कार्य करने वाले जो बल, उस पर जो बल कार्य करता है उसके वह बराबर होता है। ये किसके बारे में कहा गया है, तो ये सरफेस टेंशन के बारे में ये बातें कही गई है। आगे देखते हैं पृष्ठ तनाव, जिसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन आप जानते हैं। इसका मात्रक अगर बात करें तो न्यूटन प्रति मीटर होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। आगे यदि द्रव में अत्यंत घुलनशील अशुद्धियां मिलाई जाएं, यदि द्रव में अत्यंत घुलनशील अशुद्धियां मिलाई जाएं, तब द्रव का जो पृष्ठ तनाव होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जो द्रव का पृष्ठ तनाव होता है वो क्या बढ़ जाता है। और यदि अघुलनशील अशुद्धि मिलाई जाए तब द्रव का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आगे कहा जाता है उदाहरण, जैसे जल में अल्कोहल मिलाने पर जल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। इसको ध्यान देंगे कि जल में अगर अल्कोहल को मिलाया जाता है तो उसका जो पृष्ठ तनाव होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बढ़ते आगे देखते हैं। आगे हम लोग समझेंगे ससंजक बल एवं असंजक बल क्या होता है। ये भी बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि ससंजक बल और असंजक बल क्या होते हैं, इसके भी देखते हैं। तो पहले देखेंगे, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। बार बार परीक्षा में आपके पूछा जाता है ससंजक बल और असंजक बल से क्या तात्पर्य होता है। तो ससंजक बल उस बल को कहते हैं कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले जो आकर्षण बल होते हैं उसे हम ससंजक बल के नाम से जानते हैं। जैसे जल के अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण बल होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर बात करें तो जल के अणुओं के मध्य पारस्परिक कौन सा बल होता है, तो आकर्षण बल होता है। आगे देखते हैं, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम किस नाम से जानते हैं, तो आसंजक बल के नाम से जानते हैं। इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगर एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल की बात करें ससंजक बल, अगर भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच जो मध्य लगने वाले आकर्षण बल की बात करें तो वो कौन सा बल होगा, असंजक बल होगा। जैसे शीशे के पात्र में रखे जल के अणुओं तथा शीशे के अणुओं के मध्य पारस्परिक क्रिया जो होती है वो किस प्रकार होती है, आकर्षण बल के कारण वो होती है। आगे देखते हैं, देखेंगे पृष्ठ तनाव के कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इससे क्या होते हैं आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। पहला देखेंगे, ठंडे सूप की तुलना में गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होने का कारण वह आसानी से जीभ पर फैल जाता है और अधिक स्वादिष्ट लगने लगता है। यह भी प्रश्न बनता है कि ठंडे सूप की तुलना में गर्म सूप जो होता है उसका पृष्ठ तनाव कैसे क्या होता है। इसमें क्या होता है, वह आसानी से जीभ पर फैल जाता है और अधिक क्या होता है, स्वादिष्ट होता है। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, उसका पृष्ठ तनाव जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। दूसरा है, समुद्री लहरों को शांत करने हेतु उन पर तेल डाल दिया जाता है, क्योंकि इससे जल के अणुओं का जो ससंजक बल होता है वह क्षीण हो जाता है, अर्थात कमजोर हो जाता है। ये किसके कारण होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अगला है,
जिससे सतह का पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है और लहरें क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, अगर समुद्री जो लहरें होती है उनको शांत करने के लिए उस पर क्या होते हैं, जो तेल डाल दिया जाता है, क्योंकि इससे जल के अणु होंगे उनका जो संसंजक बल हम बताए हैं वो क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है, अर्थात कमजोर हो जाता है, जिससे जो सतह का पृष्ठ तनाव होता है वो घट जाता है और लहरें क्या हो जाती है, शांत हो जाती हैं। अगला है, मच्छर को मारने के लिए स्थिर जल में मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है, जिससे जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और उसमें उपस्थित जो मच्छर के लार्वा होते हैं उनके वो क्या हो जाते हैं, पानी में डूबकर मर जाते हैं। आगे और कुछ विधियां देखते हैं। चौथा है, सेविंग ब्रश काक जल से बाहर निकालने पर उस पर जल की एक परत बन जाती है और जल के पृष्ठ तनाव के कारण ब्रश के बाल क्या होते हैं, आपस में नहीं चिपकते हैं। इसके कारण तो जो पृष्ठ तनाव होता है जल का, उसके कारण ये क्या होते हैं, आपस में नहीं चिपकते। इसको भी ध्यान देंगे। अगला हमारा क्या कहता है, साबुन तथा अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, इसलिए वे रेशे में गहराई तक जाकर कपड़ों को अच्छे से क्या हो जाते हैं, उसको साफ कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्षा एवं ओस की बूंदों का गोल आकार जल के तनाव के कारण ही होता है तथा पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही जल में क्या होती है, तैराई जा सकती है। इसको भी ध्यान देंगे। ये वाला हमारा जो दिया है कि पतली सुई जो होती है पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या होता है, जल में तैराई जा सकती है। अगला देखते हैं। अगला देखेंगे केशिकत्व, जिसे कैपिलरिटी के नाम से जानते हैं। केशिकत्व से आप पढ़े होंगे, बार बार आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हुए आए हैं। इससे जो प्रश्न हमारे बनते हैं, जैसे देता है स्याही इंक वाला देता है, फिर क्या बहुत से प्रश्न आपको अभी आगे देखने को मिलेंगे। द्रव द्वारा गुरुत्व बल के विपरीत केश नली में ऊपर चढ़ने तथा नीचे उतरने की प्रवृत्ति को केशिकत्व कहा जाता है। कि द्रव द्वारा जो गुरुत्व बल होता है, गुरुत्व बल के विपरीत केश नली जो कैपिलरी ट्यूब होता है उसमें ऊपर चढ़ने तथा नीचे उतरने की जो क्रिया होती है उसे किस नाम से जानते हैं, हम लोग केशिकत्व के नाम से जानते हैं। आगे है, केश नली में किसी द्रव का चढ़ना या उतरना केश नली की जो त्रिज्या होती है उस पर क्या होती है, वह निर्भर करती है। फिर देखेंगे केशिकत्व के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। स्याही में डुबोकर लिखने वाले पेन की निब की नोक के मध्य एक लंबा कटा हुआ भाग एक केश नली की तरह कार्य करता है। पेन को स्याही में डुबोने पर कुछ स्याही केश नली पर चढ़ जाती है, जिससे कुछ देर तक लिखना क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। बार बार ये निब पेन जो आपकी होती है ये परीक्षा में पूछता है, उस पर जो स्याही डाली जाती है वो किस प्रकार से उस पर क्या होती है, ऊपर चढ़ जाती है और क्या क्या कार्य करती है, किस प्रकार से उसमें कार्य होता है। तो क्या होता है इसमें, किसके कारण होता है, केशिकत्व के कारण वो होता है। नेक्स्ट देखेंगे श्यानता, जिसे विस्कोसिटी कहते हैं। श्यानता क्या होता है, द्रव की किन्हीं दो क्रमागत परतों के मध्य सापेक्ष बल, जो सापेक्ष वेग का विरोध करने वाला बल श्यानता बल कहलाता है। एवं द्रव का अपनी विभिन्न परतों में होने वाले सापेक्ष गति का जो विरोध का गुण होता है वो हमारा श्यानता कहलाता है। एक आदर्श तरल अथवा द्रव की जो श्यानता होती है हमेशा क्या होती है, वह शून्य होती है। आगे देखेंगे श्यानता के कुछ उदाहरण देखेंगे कि विस्कोसिटी के क्या क्या उदाहरण होते हैं श्यानता के। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर थोड़ी देर में जल क्या होता है, अपने आप स्थिर हो जाता है। किसके कारण होता है, तो ये श्यानता के कारण आपका होता है। अगला उदाहरण देखते हैं। जल की श्यानता वायु से अधिक होती है, इसलिए जल की अपेक्षा वायु में गति करना क्या हो जाता है, सरल होता है। ये बार बार आपके परीक्षा में ये सब उदाहरण पूछे जाते हैं कि किसके कारण होता है, तो ये श्यानता के कारण होता है। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे श्यानता गुणांक क्या होता है। श्यानता गुणांक क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। किसी द्रव की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। इसका एसआई मात्रा अगर बात करें श्यानता गुणांक क्या होता है, किग्रा प्रति मीटर सेकंड होता है। तथा एक अन्य मात्रक जिसे हम पॉइज कहते हैं, इसे ईटा से क्या हो जाता है, प्रदर्शित करते हैं। ये ईटा का क्या होता है, संकेत होता है। इसे ईटा से क्या होता है, प्रदर्शित किया जाता है। और इसका अगर मात्रक की बात करें किग्रा प्रति मीटर सेकंड, या फिर इसे पॉइज भी बोलते हैं। किसका, श्यानता गुणांक का ध्यान रखिएगा। अगला है सीमांत वेग। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी तरल माध्यम गैस अथवा द्रव में स्वतंत्र रूप से गिरती है तो वस्तु पर मुख्यतः दो दिशाओं में बल कार्यरत होते हैं। पहला जैसे दिया है, गुरुत्व बल वस्तु की गति की दिशा तथा माध्यम का श्यान एवं बल उत्प्लावन बल की वस्तु की दिशा की गति, जो उसकी गति की विपरीत दिशा में क्या होती है, उसको निर्धारित करती है। बढ़ते आगे देखते हैं। धारा रेखी प्रभाव।
धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है कि द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें एक ही बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक ही पथ से गुजरते हैं, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। इस प्रकार के प्रवाह में द्रवों के कणों के चलने का मार्ग जो होता है वो धारा रेखा कहलाता है। आगे, धारा रेखीय प्रवाह के अंतिम वेग के बाद प्राप्त वेग क्रांतिक वेग कहलाता है। धारा रेखीय प्रवाह के अंतिम वेग के बाद जो प्राप्त वेग होता है वो क्या कहलाता है हमारा, तो क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाते हैं। इसे क्रांतिक वेग के नाम से जानते हैं। अर्थात यदि धारा का प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह हो जाए तब द्रवों के कणों की गति जो होती है वो क्या होती है, टेढ़ी मेढ़ी, जिसे जिगजैग जानते हैं। इसे क्रांतिक वेग के नाम से हम लोग जानते हैं। इसकी जो गति होती है वो क्या हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हिसाब से ये चलती है। आगे देखते हैं क्या हमारा दिया है। आगे देखेंगे बर्नौली की प्रमेय, बर्नौली थ्योरम जो हमारी पूछी जाती है एग्जाम में, इससे भी आपके प्रश्न बनते हुए आए हैं। इसको देखते हैं क्या होता है। जब कोई अशांत द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान, जब कोई अशांत द्रव जिसे नॉन विस्कोस नाम से जानते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक का धारा रेखीय प्रवाह प्रवाहित होता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर द्रव के एकांक आयतन की संपूर्ण ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, अर्थात नियत रहती है। यदि द्रव का दाब बढ़ता है तो उसका वेग कम हो जाता है, और यदि वेग बढ़ता है तो उसका दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यही क्या होता है हमारा बर्नौली की प्रमेय कहती है। आगे देखते हैं, उदाहरण देखते हैं कुछ। बर्नौली प्रमेय के व्यवहारिक उदाहरण क्या क्या होते हैं। जैसे पूछा जाता है क्रिकेट गेंद का स्विंग होना। क्रिकेट गेंद का स्विंग होना कैसे होता है, जब गेंद को तेजी से फेंकते समय उसे घुमा दिया जाता है तो घूमती हुई गेंद एक ओर से वायु में अवरोध उत्पन्न करती है, जिससे वायु का वेग कम हो जाता है, जबकि दूसरी ओर वेग अधिक रहता है। जिस ओर वेग कम हो जाता है वहां का दाब जो हो जाता है बढ़ जाता है, और गेंद हवा में ही दूसरी ओर क्या होती है, स्विंग करती है, अर्थात घूम जाती है। ठीक है, ये किसके कारण होता है, क्रिकेट की गेंद का स्विंग होना, तो ये बर्नौली के प्रमेय के कारण होता है, दिखाई देता है। अगला है तेज आंधी में टीन शेड का उड़ जाना। जो टीन शेड होते हैं जो हमारा, वो उड़ जाना किसके कारण होता है, तो तेज आंधी में टीन के ऊपर वायु का वेग जो होता है वो क्या होता है, अधिक होता है, जिससे टीन की ऊपरी सतह पर वायु दाब कम होता है। परंतु क्या होता है इसमें, टीन के नीचे का वायु दाब वायुमंडलीय दाब के कारण जो उसके वायुमंडलीय दाब होता है उसके बराबर होता है, ऊपरी सतह वायु दाब से अधिक होता है। इससे साफ दबांतर के कारण टीन शेड क्या हो जाते हैं, आंधी में क्या होते हैं, उड़े जाते हैं। तीव्र वेग से गतिमान होकर वायुयान का रनवे से ऊपर उठना भी वायुयान की निचली सतह एवं ऊपरी सतह में दबांतर के कारण क्या हो जाता है, ये चीजें संभव हो पाती है। बढ़ते आगे देखते हैं। आगे देखिए, हम लोगों ने थ्योरी को देखा, अब इससे मिले जुले कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो आपके परीक्षा में आए हुए हैं, और इससे प्रश्न आपके बने हुए नए भी प्रश्न शामिल हैं। पहला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि, वर्षा की जो बूंदें होती है वो गोलाकार होती है क्योंकि वे बहुत तेजी से नीचे गिरती हैं। बी हमारा कहता है जल के पृष्ठ तनाव के कारण। सी हमारा कहता है हवा में प्रतिरोध होता है। डी हमारा कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्षा की बूंदें जो गोलाकार होती है, पहले बता जो किसके कारण होती है, तो जल के जो पृष्ठ तनाव होता है, जो जल का जो सरफेस टेंशन होता है उसके कारण क्या हो जाती है, ये गोल हमको दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा है, वायुदाब मापी के पाठ्यांक में अचानक, वायुदाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है। वायुदाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है। मौसम तूफानी होगा, मौसम शांत होगा, मौसम वर्षा युक्त होगा, या मौसम बदल युक्त होगा। तो वायुदाब मापी के पाठ्यांक में अगर धीरे धीरे अगर कोई बदलाव हो रहा है तो क्या होगा, वो किसके कारण होगा, तो वो क्या होगा, मौसम शांत होगा। अगर वायुदाब का अगर अचानक मतलब उसमें कोई ऊपर से नीचे अगर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो वर्षा युक्त होगा। और बात करें अगर अचानक कोई गिरावट आ रही है तो किसका मौसम क्या होगा, तूफानी होगा। इससे क्या होगा, मौसम तूफानी प्रभावित हमारा होगा। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से, साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से, ए हमारा कहता अधिक होता है, बी हमारा कहता है कम होता है, सी हमारा कहता आधा होता है, डी कहता बराबर होता है। तो साबुन के बुलबुले का जो अंदर का वायुमंडलीय दाब होता है वो क्या होता है, वो उसके वायुमंडलीय दाब से हमेशा क्या हो जाता है, अधिक होता है, क्योंकि उसका पृष्ठीय तनाव जो होता है क्या होता है, पृष्ठीय तनाव होता है वो अधिक होता है। ऑप्शन हमारा जो पहला दिया वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जब कोई जहाज नदी से
समुद्र में उतरता है तो उसका स्तर कुछ, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में उतरता है तो उसका स्तर जो होता है कुछ क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, नीचे हो जाता है। सी हमारा कहता बराबर रहता है, डी हमारा कहता कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में जो उतरता है तो उसका जो स्तर होता है वो क्या हो जाता है, वो कुछ हद तक क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। ऑप्शन ए हमारा जो दिया वही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। क्या वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, क्या केशिकत्व के कारण होता है, क्या परासरण के कारण होता है, विसरण के कारण। लैंप की बत्ती में अगर तेल ऊपर जो चढ़ता है किसके कारण होता है, वो तुम्हारा होता है केशिकत्व के कारण। हमारा जो ऑप्शन बी, ऑप्शन जो सही हो कौन सा होगा, वो बी सही होगा, केशिकत्व के कारण ये होता है। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या दिया है कि बर्फ के पिघलने से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। बर्फ के पिघलने से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए हमारा कहता है क्या आयतन बढ़ता है, बी कहता है आयतन घटता है, सी कहता है द्रव्यमान बढ़ता है, डी कहता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बर्फ के पिघलने से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो उसका आयतन होता है साथियों क्या होता है, घटता है। हमारा ऑप्शन जो बी दिया है वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार क्या होता है, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कि यथावत रहेगा या आधा रह जाएगा। तो बात करें इसमें, तो जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार क्या हो जाता है साथियों, वह बढ़ जाता है। उसका आकार जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन हमारा ए जो दिया है वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कोई नाव जल में नहीं डूबेगी, कोई नाव जल में नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठ भाग के बराबर या घनत्व के बराबर। कोई नाव जल में नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है किसके कारण, क्या आयतन के बराबर है, क्या भार के बराबर, क्या पृष्ठ भार के बराबर, क्या घनत्व के बराबर। तो हमारा जो होगा वो अपने भार के बराबर, अगर वो अपना पानी हटाती है तो नाव कभी नहीं डूबेगी। हमारा जो ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उसका कम। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उसका कम क्या हो जाता है, ताप होता है कि दाब होता है कि घनत्व होता है कि धरातल ऊंचाई होती है। बात करें बादलों में वायुमंडल में तैरने का जो कारण होता है उसका कम होता है क्या, घनत्व। यहाँ पर ऑप्शन बी जो सी दिया है वही क्या होगा, यहाँ पर उसके घनत्व जो कम होगा उसी कारण बादलों में वायुमंडल के तैरने का कारण उनको दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु है, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु है, लौह है कि हीरा है कि स्प्रिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो बात करें पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु की क्या होगा, तो इसमें आपका लौह भी नहीं होगा, हीरा भी नहीं, स्प्रिंग, बल्कि इनमें से कोई नहीं होगा। हमारा ऑप्शन जो दिया है पूर्ण प्रत्यास्थता क्या होती है, वो अपने पृष्ठीय तनाव पर क्या होती है, हमेशा निर्भर करती है। जो चीजें इसमें नहीं हो, हमारा ऑप्शन डी जो दिया वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि किसी तौलियों के एक सिरे को पानी में डुबोए जाए दूसरे सिरे तक पानी अपने आप पहुंच जाता है तो ये किसके कारण संभव होता है। मतलब एक तौलिए के सिरे को हम भिगोते हैं तो दूसरे सिरे तक पानी अपने आप पहुंच जाता है, किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है केशिकत्व प्रभाव के कारण, बी है श्यानता प्रभाव के कारण, सी है पृष्ठ तनाव प्रभाव के कारण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें अगर पानी जो पहुंच जाता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, वो आपका जो ऑप्शन पहला ही दिया है उसी कारण होता है, केशिकत्व प्रभाव के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं कि गर्म सूप पीने पर ठंडी सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि गर्म सूप का पृष्ठ तनाव क्या होता है, ठंडे सूप से ज्यादा होता है, ठंडे सूप से कम होता है, ठंडे सूप के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। अगर गर्म सूप पीने पर ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि क्या हो जाता है, ठंडे सूप से उसका जो तनाव हो जाता है वो कम होता है कि अधिक होता है। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा जो दिया वही क्या होगा, सही होगा।
ठंडे सूप से क्या हो जाता है, वह कम होता है, क्योंकि वो क्या होता है, हमारे जीभ पर पूरी तरीके से आसानी से फैल जाता है। हमारा जो ऑप्शन दिया है कि ठंडे सूप से क्या हो जाता है, वो कम होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। बी कहता है उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। सी कहता है उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है। और डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको देख लेते हैं कि मिट्टी के तेल की बात करें, पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से क्या अधिक होता है, क्या उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। तो ऑप्शन बी हमारा जो दिया वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। उसका घनत्व जो होगा पानी के घनत्व से क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है। उसका घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से, मिट्टी का तेल पानी के घनत्व से ऊपर था क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से क्या हो जाता है, अधिक होता है। सॉरी, ऑप्शन हमारा जो ए रहेगा, क्योंकि वहां पर क्या होगा, घनत्व जो होगा वो क्या होगा, अधिक दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गैस से भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से काटना आसान क्यों हो जाता है। गैस सुई के साथ अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, सुई के गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। अगला कहता है नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दाब डालता है। डी कहता है नाखून सुई की तुलना में अधिक दाब डालता है। तो ऑप्शन हमारा जो सही होगा वो क्या होगा कि सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। हमारा जो बी ऑप्शन होगा वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है। अणुओं के मध्य आसंजक बल के कारण, अणुओं के मध्य ससंजक बल के कारण, अणुओं के मध्य गुरुत्व बल के कारण, या अणुओं के मध्य वैद्युत बल के कारण। तो बात करें अगर पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है, तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही होगा, अणुओं के मध्य ससंजक बल के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि, रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि इसका विरूपक बल बहुत आसान होता है, यह रबर से कठोर होता है। सी कहता है अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है, और डी कहता है विरूपक बल कभी नहीं लगता है। तो इसमें क्या हो जाता है, अधिक विरूपक बल क्या हो जाता है कि आवश्यकता होती है। हमारा जो सी ऑप्शन दिया वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए क्या कहता है। पहला है प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यह प्रत्यास्था गुणांक को दर्शाता है। बी कहता है दूसरा, प्रत्यास्था की सीमा के अंदर अविलंबोत प्रतिबल तथा आयतन विकृति का अनुपात आयतन प्रत्यास्थ गुणांक को दर्शाता है। तो अगर बात करें तो दोनों बातें, प्रत्यास्था गुणांक हमारा जो सही दिया है, बाकी प्रत्यास्था गुणांक के कारण ये भी हमारा बात दोनों सही दिया है। ऑप्शन देख लेते हैं, सी में हमारा दिया एक और दो, दोनों एक है, क्योंकि बात दोनों प्रत्यास्था गुणांक के बारे में इसमें सही कही गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है क्वार्टज फास्फोरस लगभग पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु के उदाहरण हैं। दूसरा कहता है गीली मिट्टी, कीचड़ तथा मोम का टुकड़ा पूर्ण सुघट्य वस्तु के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन हमारा जो पहला दिया है वो भी सही है, दूसरा जो दिया है वो भी सही बात करता है। ऑप्शन हमारा सी जो दिया है वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। सी हमारा क्या दिया है, एक और दो, दोनों यही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। तो साथियों आज हम लोगों ने पृष्ठ तनाव, केशिकत्व, केशनली जितने भी चीजें थी उसको देखा, प्लस उससे जो प्रश्न बनते हम लोगों ने उसको भी देखा, एक एक करके देखा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो क्या करें, शेयर करें। तो साथियों आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।